तो माय डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसके बाद कि इसकी कार्यविधि क्या होगी। अभी तक संरचना के बारे में बात कर लिए थे, अब कार्यविधि के बारे में देखते हैं कार्यविधि किस तरीके से हमको देना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम को आपको समझ लेना है कि डायग्राम में क्या है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, जैसे संरचना में जो चीज़ें आप लिखे हो उसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। एन और एस एक प्रकार से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। एक प्रकार से क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। एन और एस, एन ध्रुव से एस ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इधर आ रही है, इस तरीके से एन टू एस, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जो है के बीच में क्या है, एक हमारा डीज है जो कि लगा हुआ है। संरचना में सब हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये सभी चीज़ें याद रखना किस में होगा, निर्वात में होगा। किसमें होगा, निर्वात में होगा। तो ये जो डीज है रखी हुई है, जिसको हमने बताया था कि इस तरीके से आपका रखी हुई है। तो रखने के बाद देखिए किस तरीके से कैसे बनेगा। जब हम इस डीज को इस तरीके से ऐसे प्लेट को रखेंगे तो उसके बीच में आप देखो एक प्लस क्यू आवेश है। कार्यविधि की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस जो क्यू आवेश है, एक धनावेश है, वो अभी सेंटर में रखी हुई है। और इस सेंटर में रखी हुई है तो अभी यहाँ पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये जो है आपका D1 एंड D2, डी जो बात कर रहे थे वो चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर आपका इसी में कनेक्ट है क्या, दोलित्र ऑसिलेटर, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र एक बार प्लस करता है, एक बार माइनस करता है, एक बार माइनस करता है, एक बार प्लस करता है। तो अब देखो स्टार्टिंग जब Q धनावेश यहाँ पे m द्रव्यमान का यदि Q धनावेश इस तरीके से रखी हुई है तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है काम करेगा। समझ में आ रहा है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है इस Q आवेश को इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा। यहां से देखिए इस Q आवेश को इधर धक्का देगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे धक्का देगा तो ये जो Q आवेश है प्लस Q आवेश है। समझ रहे। अब बात आती है कि धक्का क्यों देगा, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर मान लेते हैं D1 अभी प्लस विभव पर है और D2 क्या है, माइनस विभव पर है। समझ आ रहा है। प्लस विभव पर है, माइनस विभव पर है। ये जो दोलित्र लगी हुई है इसका मतलब क्या बोला, विद्युत क्षेत्र को चेंज करता है। प्लस में अरे D2 माइनस में है। तो यहाँ पर यदि इस तरीके से ये जो D1 प्लस है तो इस प्लस की वजह से Q आवेश में एक बल लगेगा जो इधर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये इधर की तरफ जाता है, अब देखिए यहाँ पर देखो इस भाग से इधर गया तो विद्युत क्षेत्र अब खत्म हो गया। अब आ गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बस अब यहाँ आने के बाद ओनली चुंबकीय क्षेत्र ही बस काम करेगा, बिकॉज खोखले चालक पर। समझ में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश जब आती है तो इस Q आवेश को अब गति करना चालू कर दिया। Q आवेश जो है गति करना चालू कर दिया। तो गति करना जब चालू करता है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत काम करना स्टार्ट करता है। तो ये जो Q है अब इस Q जो है वृत्ति मार्ग में मोड़ देगा, वृत्ति मार्ग में मोड़ देगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लॉरेंज बल जिसको हम बोलते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र Q आवेश को वृत्ति मार्ग में मोड़ रहा है। अब जैसे ही ये वृत्ति मार्ग तय करके यहाँ पर आया, ध्यान दीजिएगा, अभी D2 माइनस में है और D1 प्लस में है। तो अब जैसे इस जगह से जब ये इधर आना चाहेगा, दैट मीन्स अब यहाँ के बाद अब क्या करेगा कि D1 जो है वो हो जाएगा प्लस है, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस, एंड D2 जो है वो हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है। अब इस एरिया के बाद यहाँ पर आने के बाद ये D2 जो है वो प्लस बोले और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से जो प्लस है वो अगेन क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इधर आएगा। समझ रहा है। अगेन ये जो प्लस है पहले माइनस में था तो इधर आया, अभी प्लस हो गया तो अगेन क्या करेगा, इसको धक्का देगा। धक्का दे के ये फिर से इधर आगे बढ़ाएगा, उसको त्वरित कर रहा है। देखो विद्युत क्षेत्र अब फिर से लग रहा है, यहाँ पे आया फिर से विद्युत क्षेत्र लग रहा है। ये जो D2 है वो प्लस हो गया, प्लस, और ये भी प्लस, क्या करेगा, प्रतिकर्षी धक्का देगा। अगेन यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद आप देखिए फिर से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वाला आ गया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। और विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा, ओनली चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उसको वृत्ति मार्ग में मोड़ देता है। तो इसको वृत्ति मार्ग में इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया, देखिए इस Q आवेश को। समझ में आ रहा है। फिर
से ये क्रिया इसी तरीके से चलती जाएगी। अब अगेन D2 फिर से माइनस होगा और D1 प्लस होगा। अब यहाँ पे आने के बाद जब D1 प्लस होगा, ध्यान देखिए, फिर से धक्का देगा, फिर से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है, धक्का देगा और यहाँ से यहाँ तक फिर आ गया और फिर से चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय मार्ग में। तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय मार्ग में उसको धकेल रहा है और विद्युत क्षेत्र उसको सीधा उसके आवेश के बराबर, दैट मीन्स प्रतिकर्षित करके उसको धकेल रहा है सीधा सीधा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। अब इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता जा रहा है और यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, देखिए, और त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर एक खिड़की लगी है, उस खिड़की से सीधे सीधे वो जो Q आवेश है वो निकल जाती है। बस इतना ही प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल है। मतलब ये क्या हो रहा है, इस बात को समझना है तो ये ना घर का ना घाट का, और कुछ नहीं है। जब ये घर में जाता है तो वहाँ से बाहर निकालता है, घाट में जाता है, घाट में जाने के बाद अगेन घर में आता है, तो ना घर का ना घाट का ये हो रहा है और धीरे धीरे इसकी त्रिज्या बढ़ रही है और त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि त्वरित हो रही है विद्युत क्षेत्र जैसे आ रही है तो उसको और स्पीड से धकेल रही है और इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या बढ़ के इसकी जो Q आवेश है उसकी जो गति करने की स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ रही है तो त्रिज्या बढ़ रही है और त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ खिड़की से आखिरी में निकल जाती है। इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन का कार्यविधि एंड सिद्धांत, यही हम पढ़े थे। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर कुछ बातें आती है, मतलब अब देखो इसमें मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में या इस चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, परिणाम वो क्या है, B है। यदि ये Q आवेश V वेग से चल रही है, V वेग से गति कर रही है, गति कर रही है, तो इस पर यदि हम बात करते हैं एक लॉरेंज बल लगता है। क्या बल लगता है? लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल क्या होता है? F इक्वल टू Q B V, याद करो, Q आवेश, B चुंबकीय क्षेत्र एंड V उसका वेग। इस तरीके से एक लॉरेंज बल लगता है। समझ में आ रही बात? इस पर, इस Q आवेश पर। अब ये जो है वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो जाहिर सी बात है अभिकेंद्र बल भी आएगा। समझ में आ रहा है? और इस पर अभिकेंद्र बल भी लगेगा तो हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? F इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है, mv²/r। ये क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। v वेग हो गया, r उसकी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये दोनों यहाँ पर काम कर रही है। अब ये दोनों को यदि एक साथ हम मिला देते हैं, ध्यान से देखिए, ये कौन सा, एक अभिकेंद्र बल और एक क्या है, लॉरेंज बल को एक साथ जब मिला देते हैं, क्योंकि दोनों बल लग रही है, तो यहाँ पर आपका निकल के क्या आ जाता है, यदि हम रेडियस निकालते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ QBV बराबर mv²/r। ठीक है, यही है। यहाँ से देखो v कट जाएगा, यहाँ पे भी बचे गएगा, तो QV बराबर mv/r। यहाँ से यदि मैं r निकालूँ तो r इक्वल टू क्या हो जाता है, mv/QB। देखिए ध्यान से, mv/QB। तो यहाँ पर अब देखो ये रेडियस है, इस Q आवेश का रेडियस है, त्रिज्या है। ये Q आवेश कैसे चल रही है, देखिए ध्यान से, ये किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है, एक तो m द्रव्यमान, एक तो v। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि r जो है वो अनुक्रमानुपाती हो रहा है v के। मतलब जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही थी, याद करो, स्पीड कौन बढ़ा रहा था, विद्युत क्षेत्र उसको धकेल रहा था, त्वरित कर रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ से त्रिज्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। इसीलिए तो इसकी त्रिज्या देखो धीरे धीरे, देखिए ध्यान से देखिए, धीरे धीरे इस तरीके से त्रिज्या इस तरीके से बढ़ के त्वरित हो जाती है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या जो है उसके वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? कि हम लिख सकते हैं, या अनुक्रमानुपाती होती है, वेग जो है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आपको ऐड कर देगा कि इस क्वेश्चन को और ऐड कर देगा कि इसकी आवृत्ति निकालिए बोल देगा, या बोल देगा इसकी आवर्तकाल निकालिए बोल देगा, या बोल देगा इस गति कर रही है इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वो निकालिए। इस तरीके से आपको ऐड करेगा क्वेश्चन। कैसे आपको बनाना है वो आप देखिए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए अब यदि आप बात करते हो, यदि इसकी आवर्तकाल की हम बात
बात करते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल आवर्तकाल में क्या बोलेंगे कि उस Q आवेश का एक चक्कर लगाने में या एक चक्कर घूमने में जो समय लगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। आवर्तकाल वही बोलेंगे, इसको T से डिनोट करते हैं। और T इक्वल टू, अब देखिए, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो समय T इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? चाल। बहुत सिंपल है, देखो इस तरीके से जब ऐड कर दिया जाए तथा आवर्तकाल निकालिए तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो दूरी आप देखिए, तो दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब वो जो तय की गई पथ, वही क्या होगी? दूरी। और वो जो तय कर रही है पथ, उसकी दूरी क्या है? आप देखिए, वृत्त का त्रिज्या, समझ रहा है? वृत्त का आप देखोगे पथ वही उसी में तो तय कर रही है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है आपका? 2πr, समझ रहा है? 2πr। एंड चाल बोलोगे तो चाल क्या होता है? v। चाल क्या होता है? v। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो यहाँ से t आवर्तकाल निकल जाएगा, देखो 2πr/v। अब यहाँ से 2πr अपॉन v। v का मतलब देखिए, v का वेग, जो कि निकाल के रख चुके हैं, नहीं निकाले हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते। देखो v दैट मीन्स क्या होगा? तो v हम यहाँ से निकाल देते। देखिए यहीं से निकाल रहा हूँ मैं v, ध्यान से देखिएगा। तो v यहाँ पर आ जाएगा QB, देखो ध्यान से, R/m। यहाँ से देखो, यहाँ से निकल जाएगा v, ये देखो v निकल गया। इस v को मैं यदि यहाँ पे रख देता हूँ तो इस तरीके से हमारे पास आएगा। देखो v को रख रहा हूँ, यहाँ से आ रहा है QBR/m, ये इस तरीके से। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ से R कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक जो है वो क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, T इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2πm बाई क्या हो जाएगा? QB। ये आ गया आपका आवर्तकाल। वो जो Q आवेश है उसका आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसकी क्या है? आवर्तकाल है। समझ रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेडियस है क्या? नहीं है। तो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता आवर्तकाल, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आवर्तकाल पूछे तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद और उसमें अगेन यदि ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? तथा इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, मान ले अधिकतम गतिज ऊर्जा कर दे, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है? मान लेते हैं E मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? 1/2mv², ये होता है। सबको पता है गतिज ऊर्जा यही होता है। यहाँ से v का मान को बस रखना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से यदि हम रखें तो E इक्वल टू देखो 1/2, ठीक है, m। v का मान देखिए, v का मान हम कहीं निकाले थे, यहाँ से v का मान देखिए ध्यान से। तो v का मान यहाँ पे आप रख दोगे तो यहाँ से क्या देखो? QBR/m का स्क्वायर, v का मान रख दिए। यहाँ से कुछ हो रहा है, देखो यहाँ m कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। m ये कट जाएगा, एक m यहाँ बचेगा, यहाँ से आ जाएगा Q² B² एंड R², समझ रहे? और यहाँ से क्या आ जाएगा? m। ये आ गया मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, ये आ गया आपका मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। जब अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछे तो आपको यहाँ तक करना है, जो आपको पूछेगा वही आपको करना है, नहीं पूछेगा तो नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ। अब यदि मान लेते हैं इस तरीके से अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछे तो निकाल ले। अब यदि इसकी आवृत्ति पूछे, क्या पूछे? आवृत्ति। तो आवृत्ति पूछे तो हमको पता है कि आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, समझ में आ रहा है? एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, वो उसकी क्या बन जाता है? आवृत्ति बन जाता है। और आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? वो वही क्या है आपका? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति यदि आपको निकालना है तो देखिए यहाँ से आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? यदि आवर्तकाल की बात करें तो 1/t, यही आवृत्ति 1/t आवर्तकाल का, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती आवृत्ति होती है। तो आप यहाँ पे देखो, मान लो f से डिनोट कर रहा हूँ, तो f इक्वल टू 1/t, और 1/t का मान हमने निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ से क्या आया है? 2πm/QP। यहाँ से f इक्वल टू QB ऊपर चला जाएगा तो QB/2πm, ये आ गया आपका आवृत्ति। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका आवृत्ति आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया जब आपको आवृत्ति पूछे तब ऐसा आपको करना है, समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद देखिए यहाँ से मान ले अनुनाद पूछा जाता है, ठीक है। कोणीय आवृत्ति पूछा गया, तो कोणीय आवृत्ति यदि पूछा गया तो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf, यही तो होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा? यदि कोणीय आवृत्ति पूछा तो ओमेगा इक्वल टू 2, ठीक है, पाई, एफ का मान आया है क्या? QB/2πm, इस तरीके से
समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से 2 पाई 2 पाई 2 पाई खत्म हो जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू QB/m, इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया कोणीय आवृत्ति। तो ओवरऑल जो भी चीज आपको पूछा जाएगा वही वही बनाना है। मैं सबको बता दिया हूँ इसमें क्या क्या आपको ऐड करके पूछा जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो को आप देखिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखना, समझना कि उसमें पूछा क्या है। जो पूछेगा वही करना है। मैं सबको बता दिया हूँ, सबको करना नहीं है, जो पूछेगा वही करना है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया जाता है, इसके सीमाएं। तो आपको इसकी सीमाएं जो है पढ़ लेना है, और यदि सीमाएं पूछे तो सीमाएं लिखना है, और ये सब चीज़ यदि नहीं पूछे तो बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये साइक्लोट्रॉन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो।